मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विभिन्न समानता का सिद्धांत क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। आज हम उन एप्लीकेशंस को यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, जिनसे हमने जो एप्लीकेशन में जो स्टेटमेंट्स पढ़े थे वो कैसे हमें यूज़ करने हमें ये पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि गैस का समीकरण P प्लस ए अपॉन डी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस डी इज इक्वल्स टू आर टी में A तथा D की गुणाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे A और D दो कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R रेनॉल्ड कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट है। तो हमने जब विमीय समानता का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि विमीय समानता के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक भौतिक राशियाँ तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं यदि उनकी गुणाएं समान हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो फिजिकल क्वांटिटी तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। और अगर हम जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसे देखें तो यहाँ पे P के साथ ऐड हो रहा है A अपॉन डी स्क्वायर और D में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है D। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि P की डायमेंशन A अपॉन डी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए और V की डायमेंशन D के बराबर होनी चाहिए। तो हमें A और D की डायमेंशन निकालने के लिए पहले P और V की डायमेंशन निकालनी होगी। तो हम सबको जैसे पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम प्रेशर की यूनिट डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स की डायमेंशन होगी m1 L1 T-2 और एरिया की डायमेंशन होगी m0 L2 T0। इसको कंपाइल करके लिखेंगे तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन होगी m1 L-1 T-2। तो अब यहाँ से हमें प्रेशर की डायमेंशन पता चल गई। हमने ये लिखा था A अपॉन डी स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा है A अपॉन डी स्क्वायर की जो गुना है वो कितनी हो जाएगी m1 L-1 T-2। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें A की डायमेंशन बतानी है, A की गुना बतानी है। तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखा, बाकी सबको इक्वल के दूसरी साइड ले गए। तो यहाँ पर हमने डी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो A की जो डायमेंशन है वो P V स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है m0 L3 T0। अब दोनों की डायमेंशन हमने यहाँ पे लिखी और कंपाइल कर दिया तो हमारे पास क्या आया m1 L-1 T-2 m0 L6 T0 और A की डायमेंशन यहाँ से हमारे पास कितनी आई m1 L-1 T-2। अब सेकेंड पार्ट हम करके देखते हैं। हमें B की डायमेंशन निकालनी है और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में फर्स्ट जब देखा था V और B, V में से B सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब B की जो डायमेंशन है वो V की डायमेंशन के बराबर होगी। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो और वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास होती है m0 L3 T0। तो यहाँ से B की हमारे पास डायमेंशन कितनी आई m0 L3 T0। इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके और उसकी एप्लीकेशंस का यूज़ करके जो भी इक्वेशन दी हुई हो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है या कोई ऐसा टर्म है जिसकी हमें डायमेंशन नहीं पता हो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। फिर सेकेंड हम करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है कि इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। इसमें ओमेगा और k जो दो हमारे क्वांटिटीज़ हैं इनकी हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो हमने ये पढ़ा था, जब हमने डायमेंशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में तो हमने ये देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होती है। और यहाँ पे हमने देखा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। मीन्स साइन ओमेगा t माइनस kx जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा टी और के एक्स दोनों टर्म सेपरेट डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि ये एक एंगल है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं ओमेगा और के की डायमेंशन यहाँ से? इसके लिए हमें ये पता चला यहाँ से कि ओमेगा टी और के एक्स दोनों अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगी तो हमारी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो डायमेंशनलेस ही होनी चाहिए। तो पहले हम ओमेगा के लिए देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस, विमाहीन होनी चाहिए। और विमाहीन होती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? M0 L0 T0। ये तो हुई ओमेगा टी की, लेकिन हमें तो निकालना है ओमेगा का। तो हम क्या करेंगे? जो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसे इक्वल के दूसरे साइड करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आएगी? डायमेंशनलेस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी। टी यहाँ पे टाइम है जिसको हम लिखते हैं M0 L0 T1 से, और इस पूरे को अगर हम कंपाइल करके लिखेंगे तो हमारे पास ओमेगा की डायमेंशन आएगी, वो आएगी M0 L0 T माइनस 1। ऐसे ही अगर हम kx की डायमेंशन निकालेंगे तो इक्वेशन से देखें तो kx की जो डायमेंशन है वो क्या आनी चाहिए? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी kx। तो यहाँ से k की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डायमेंशनलेस डिवाइडेड बाय x। x क्या है? डिस्टेंस है, जिसको हम लिखते हैं M0 L1 T0 से। अगर हमने यहाँ पे दोनों टर्म लिखे और लास्ट में कंपाइल करके देखा तो हमारे पास k की डायमेंशन आई M0 L-1 T0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ओमेगा और k की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम एक दूसरी एप्लीकेशन की हेल्प से यूज़ करेंगे। जैसे उसमें हमने एप्लीकेशन 3 बताई थी कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को। दूसरा हमने ये बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि जो इक्वेशन दी है वो ठीक है या नहीं। और थर्ड हमने ये बताया था कि जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी डायमेंशंस। या फिर ये कि अगर हमें ये पता चले कि एक फिज़िकल क्वांटिटी बाकी किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है तो हम उनके बीच में एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेकंड जो एप्लीकेशन थी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, उसका यूज़ करके एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कीजिए, डाइन में बदलिए। अब ये तो हमें सबको पता है कि न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और एमकेएस में है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मीन्स F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? M1 L1 T माइनस 2। यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी? M1 L1 T माइनस 2। अब हम उसका यूज़ करेंगे जो हमारा फॉर्मूला में खुद आया था, M2 इज इक्वल्स टू M1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B T1 अपॉन T2 C। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो L1 की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ से 1, M1 क्या है 1 kg क्योंकि MKS में था, L1 है हमारा 1 मीटर और T1 है हमारा 1 सेकेंड। हमें अब M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किस में चेंज करना है? इसे डाइन में, मतलब CGS में चेंज करना है। तो CGS में M2 की वैल्यू क्या होगी? 1 ग्राम, L2 की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर और T2 की वैल्यू होगी 1 सेकेंड। अब यहाँ पे N1 M1 M2 L1 L2 T1 T2 ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हमारे पास बचता है कि व्हाट इज़ A B C। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि A क्या है 1, B क्या है 1 और C क्या है -2। इस फॉर्मूले में हमें जितने भी टर्म्स चाहिए थे हमने सारे पता कर लिए। अब इक्वेशन 1 में हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो
तो हमारे पास क्या आया, N2 इज इक्वल्स टू 1, M1 की जगह पे 1 kg, M2 की जगह पे 1 ग्राम और A की जगह पे 1। देन L1 की जगह 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर और T की जगह 1, T1 की जगह 1 सेकेंड, T2 की जगह 1 सेकेंड और C की जगह -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, MKS से CGS में चेंज करना है। तो यहाँ MKS के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम CGS में चेंज कर देंगे। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद में आगे हम सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो N2 की वैल्यू आई हमारे पास 10⁻5। और अगर हम फोर्स को डाइन में चेंज करके लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आया, 1 न्यूटन इज 10⁻5 टाइम। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करके एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है कि हमें ये बोला गया था कि हमें ये पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण का विमीय विश्लेषण विधि से स्थापना करनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण निकालना है विमीय विश्लेषण विधि का यूज़ करके। जिसके लिए हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एनर्जी है वो मास पे, प्रकाश के वेग c पे और दूरी l पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी m पे डिपेंड करती है, एनर्जी c पे डिपेंड करती है और एनर्जी l पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है ये हमें दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने पावर से, m² से, c² से, l² से या m⁻⁻1 से। तो ये सब पता करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कांस्टेंट रख लिया है, मतलब एक x, y और z, ये 3 रख ली है और हम लास्ट में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E इज़ प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻x, E इज़ प्रोपोर्शनल टू c⁻⁻y और E इज़ प्रोपोर्शनल टू l⁻z। अब इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इज़ प्रोपोर्शनल टू m⁻x, c⁻y, l⁻z। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट के हमने ये लगाया है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 जो लिखी हुई है E इज इक्वल्स टू km⁻x, c⁻y, l⁻z, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटीज़, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई है हम उनकी डायमेंशन लिखेंगे। तो E की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-2 इक्वल्स टू, मास के लिए हो जाएगा m1 l0 t0 और पावर x है तो यहाँ हमने x लिखा है। देन c क्या है, प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t-1, यहाँ y लिखा है तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। और लास्ट में l क्या है, लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसके लिए हो जाएगी m0 l1 t0 और यहाँ हमने z लिखा था तो z। आगे इसको कंपाइल करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा m1 l2 t-2 इज इक्वल्स टू mx l y प्लस z और t माइनस y। अब हमें आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इक्वल की दोनों साइड जो भी टर्म्स लिखे हैं तो सेम टर्म्स की पावर को इक्वेट करना है। जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, पावर इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू नहीं पता थी लेकिन हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। अब l के लिए लिखेंगे
तो क्या है, राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस जेड। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। और लास्ट में अगर हम t के लिए करेंगे तो क्या आया, -2 इज इक्वल्स टू -y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल्स टू 2। अब इस y इज इक्वल्स टू 2 को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 0। तो यहाँ से हमने 3 अननोन कांस्टेंट थे हमारे पास, जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता थी। अगर अब उसकी वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा, E इज इक्वल्स टू kmc²। और यही आइंस्टीन का इक्वेशन होता है। तो इस तरीके से अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम वहाँ से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से उनके बीच में फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करके करेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक इक्वेशन दी हुई हो हमें, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, क्या ये ठीक है या नहीं है। हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में इक्वेशन दी है हमें, f इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, वेयर f इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। f बल है, m मास द्रव्यमान, v वेलोसिटी और r रेडियस है। इसके वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उनकी डायमेंशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है F फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हमने कई बार निकाल के देखी है, हम सबको पता है क्या है, m1 L1 T-2। कैसे निकालेंगे इसको हम, F इज इक्वल्स टू m इंटू a करके। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में टर्म क्या है, mv² अपॉन r। तो अब इस पूरे टर्म के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं। m के लिए हम यहाँ से लिखेंगे m1 L0 T0, v के लिए हम लिखेंगे m0 L1 T-1, और v का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। और r क्या है, रेडियस, उसके लिए लिखेंगे m0 L1 T0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 L0 T0 m0 L2 T-2। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और नीचे वही आएगा m0 L1 T0। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, m1 L1 T-2। अब हम ये चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा था उसकी डायमेंशन भी यही थी। अगर आप चेक करेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आई थी, m1 L1 T-2, और वही राइट हैंड साइड पर जो टर्म लिखा है उसकी डायमेंशन आई है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि जो हमें ये इक्वेशन दी है, f इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, ये सही है, हमने इसकी सत्यता की जाँच की है। तो इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसका यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। थैंक यू।